तो देखिए जेई मेंस की जब हम तैयारी करते हैं तो ऑब्वियसली सभी के दिमाग में एक रहता है कि सर जितने भी पीवाईक्यूज हैं उन्हें मुझे सॉल्व करना है। ऑब्वियस सी बात है, सॉल्व करना भी चाहिए, लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो जेई मेंस में हर साल बहुत सारे पेपर्स हो रहे हैं। लास्ट 5 इयर्स का अगर मैं टोटल आपको बताऊं तो लास्ट 5 इयर्स में टोटल 102 पेपर्स हुए हैं। अब अगर 102 पेपर्स में हम टॉपिक वाइज चेक करें तो जैसे मोल कॉन्सेप्ट हो गया, उसके 153 क्वेश्चंस आ गए, इक्विलिब्रियम के 125 क्वेश्चंस, केमिकल काइनेटिक्स के 109 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स के 108 क्वेश्चंस। क्या इतने सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये आता है, क्या इतने सारे क्वेश्चंस को करने का कुछ फायदा है? तो मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड है, यानी पर्टिकुलरली एक ही कॉन्सेप्ट पर, एक ही फॉर्मूले पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब अगर हम हमारी एनर्जी उन्हीं क्वेश्चंस में बार बार लगाएं तो हो सकता है कि कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हमें पता ही नहीं चले जो एग्जाम में आ रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ चैप्टर ही हम रिवाइज ना कर पाए। पता चला कि हमने इलेक्ट्रो रिवाइज कर लिया लेकिन सर एटॉमिक तो रिवाइज ही नहीं हो पाया क्योंकि टाइम ही नहीं था मेरे पास। तो यहां पर मैं आपको इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया हूं। क्या किया मैंने यहां पर वो मैं आपको बताता हूं। मैंने इन 4 सालों में, स्पेशली 2019, 20, 21, 22, इनमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सभी क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट वाइज क्लबिंग कर दी, एक ग्रुप में डाल दिया। तो इस तरह से यह देखा गया कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पर रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस लेक्चर में मैं आपको उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो बहुत रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। 2023 वाले क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए, उसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। देखो, मैं चाहता हूं कि 2023 वाले आप जो पेपर्स है वो एज ए मॉक टेस्ट दे सकते हो, तो उन क्वेश्चंस को मैंने यहां पर इन्वॉल्व नहीं किया है। तो हम केवल इन 4 सालों पर फोकस करेंगे। आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स। अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, सुन रहे हैं ना मेरी बात? केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो पिछले 4 सालों में 2019 से लेके 2022 तक टोटल 83 क्वेश्चंस आए हैं। कितने क्वेश्चंस आए हैं? टोटल 83 क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन 83 क्वेश्चंस में से 57 क्वेश्चंस केवल इन 5 कॉन्सेप्ट्स पर आए हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम इन 5 कॉन्सेप्ट्स को यूं कह दो 5 फॉर्मूले बोल सकते हो आप। कॉन्सेप्ट क्या? केवल 5 फॉर्मूले अगर हम ढंग से कर लेना तो 83 में से 57 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। 83 में से 57 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो कि रफली 70% के आसपास है, यानी 70% क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे केवल 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 कॉन्सेप्ट कह दो या 5 फॉर्मूले कह दो, ये आपको पता होने चाहिए। और आज के सेशन में मैं यही 5 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। इन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और इनको डिस्कस करके आपके 57 क्वेश्चंस यानी 70% आपका पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से मेरी कोशिश ये है कि जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में हम इसी तरह से करें ताकि अराउंड 70-75% क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि यार इतने पीवाईक्यूज तो मैं कर चुका हूं। आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और रिपीटेडली इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि चांसेस है। देखिए, प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं हम, साइंस के स्टूडेंट है, जिस तरह से चल रहा है उसी सीक्वेंस में हम सोचें तो यस, इसी प्रोबेबिलिटी है कि हाँ इस पर क्वेश्चन फिर से आएंगे। जैसे यहां पर अगर मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज पर्टिकुलर सब टॉपिक वाइज बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर केवल 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 17 क्वेश्चन केवल किस पर पूछे गए? फर्स्ट ऑर्डर पर, यानी 20%। 10 पेपर में से 2 पेपर में तो फर्स्ट ऑर्डर पर क्वेश्चन आया है। फिर अगर हम देखें तो आरएनएस इक्वेशन 26.5%। 22 क्वेश्चन है आउट ऑफ 83 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन आरएनएस इक्वेशन। अगर एक आरएनएस इक्वेशन आपको पता है, उसमें वैल्यूज आपको पता है कि के क्या होता है, ए क्या होता है, तो आप 22 क्वेश्चंस कर सकते हो, राइट? तो अगेन उसके अलावा अगर हम देखें तो डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेशन
कि ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उस पर भी 10 क्वेश्चन आए हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ रेट किस तरह से रिलेट किया जा सकता है। तो अब मैं इन सारे क्वेश्चंस पर आ रहा हूं वन बाय वन करके। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन हाँ 57 क्वेश्चंस नहीं करने वाले, 57 क्वेश्चंस नहीं करने वाले। मैं केवल आपको 11 क्वेश्चंस बताऊंगा, 11 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। आप चाहो तो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। यहां पर सारे क्वेश्चंस हैं, 57 क्वेश्चंस की स्लाइड है यहां पर जो आपको दिखेगी। आप उन क्वेश्चंस को चेक कर सकते हो, प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। राइट, तो बढ़े आगे। तैयार हो आप सभी? यस, जल्दी से रिप्लाई कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स में, मैं देख पा रहा हूं। तो क्या हम ये 57 क्वेश्चंस, कहने को 57 क्वेश्चंस है लेकिन हम 57 करने नहीं वाले, हम केवल इसमें से 11 क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्सेप्ट तो 5 ही है, लेकिन थोड़ा बहुत क्वेश्चन में वेरिएशन है, तो फिर भी मैं 11 क्वेश्चंस यहां पर करने जा रहा हूं, उनके बारे में मैं आपको यहां पर बताऊंगा। राइट, तो चलिए देखते हैं यहां पर। पहला क्वेश्चन ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पर है। फर्स्ट ऑर्डर पर टोटल मैंने बताए थे 17 क्वेश्चंस है। उन 17 क्वेश्चन में से यहां पर मैंने अगेन एक और चीज की टाइप 1 लिखा हुआ है। ये टाइप 1 कैटेगरी का है, तो राइट नाउ देखा जाए तो ये भी टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है और ये भी टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये तीन क्वेश्चन, इनकी लैंग्वेज भी एक जैसी है। अगर आप इनकी लैंग्वेज देखोगे तो किसी फ्लास्क में ए और बी के इक्वल मोल्स हैं और इनिशियली इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर है, ए और बी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। इनका टी हाफ टाइम दे रखा है, एक का 100 सेकेंड है, एक का 50 सेकेंड्स है। और हमें क्या बताना है? हमें यह बताना है कि वो टाइम फाइंड आउट करिए जब ए की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बी की कॉन्सेंट्रेशन के कितने टाइम्स हो जाए? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। ये जेई मेंस जून 2022 का क्वेश्चन है। अब मैं आपको और बताता हूं, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट। यहां पर भी वो टाइम बताना है जब ए की कॉन्सेंट्रेशन बी के कितने टाइम्स हो जाए? 4 टाइम्स। बाकी सब कुछ सेम है। यहां पर भी हाफ लाइफ दे रखा है, इनिशियली मिक्सचर में दोनों के इक्वल मोल्स हैं। अगेन आप ये क्वेश्चन भी देखोगे तो मार्च 2021 वाला एग्जैक्टली सेम है। इनमें से चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम है। यहां पर हमें क्या बताना है कि किस टाइम पर ए की कॉन्सेंट्रेशन बी के 4 टाइम्स हो जाएगी। तो आई थिंक फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आप सबको पता है। फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है AT इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस KT। राइट, जहां पर ए नॉट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। AT क्या है? टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन, जिसे आप रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हो। K क्या है? रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट को हम टी हाफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं? ln2 अपॉन टी हाफ। तो हमें टी हाफ दे रखा है तो हमें K की वैल्यू भी पता है, हमें वो टाइम निकालना है। तो अब एज पर द क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि A की कॉन्सेंट्रेशन कब B के 4 टाइम्स हो जाएगी? सब B के 4 टाइम्स हो जाएगी। ये फॉर्मूला लगा दो, सिंस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो e की पावर माइनस KAT इक्वल्स टू 4 टाइम्स B नॉट e की पावर माइनस KBT। राइट, फॉर्मूला लगा रहा हूं और कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ये A नॉट और B नॉट वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन सेम है। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करो, e की पावर वाली टर्म को इधर लेके आ जाए तो KB माइनस KA इंटू टी इक्वल्स टू 4। और यहां पर अब हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहां लिख रहा हूं KB को टी हाफ की टर्म में पुट कर दे। राइट, तो यहां पर e की पावर ln2 वाली टर्म कॉमन आ जाएगी, ln2 वाली टर्म कॉमन आ जाएगी। 1 अपॉन टी हाफ, B का टी हाफ 180 माइनस A का टी हाफ 300 इंटू टी इक्वल्स टू 4। अगर लॉग ले लिया जाए तो ln2, ये यहां पर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 120 अपॉन 180 इंटू 300 इंटू टी इक्वल्स टू 2 ln2, और ln2 से ln2 कैंसिल, टाइम के लिए सॉल्व कर लो। राइट, अब आप सोचिए 3 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम हैं। 3 क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली सेम है। वही अप्रोच करनी, कहीं कोई चेंज नहीं है, बस टी हाफ की वैल्यू बदल रही है, टी हाफ की वैल्यू बदल रही है। तो ये 3 क्वेश्चन, जिसमें से एक 2020 का है,
एक 2021 का है और एक 2022 का है, राइट। पूरी पीसी करवा दीजिए, करेंगे बेटा करेंगे, चिंता मत करो, पूरा करेंगे हम। बट देखिए किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं वो फोकस करो। अभी केवल इसके बारे में सोचो, आगे की टेंशन मत लो। अभी केवल ये देखो कि हाँ ये क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, क्या ये सही में आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, वो चीज आपको देखनी है। तो मेरा पर्पज है कि हर एक कैटेगरी का एक क्वेश्चन, हर एक कैटेगरी का एक क्वेश्चन मैं आपको ढंग से बता दूं। मुझे पता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को आते भी हों, बट उनको हाईलाइट करने की जरूरत है कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन देखते एग्जाम में ऐसा लगना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है। ये कॉन्फिडेंस जो होता है ना, ये बहुत काम करता है। तो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये तो मुझे आता है, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से किए हैं। तो सोचो अगर हम इस तरह से 70% क्वेश्चन कर चुके हैं तो मेरा मानना है यार देखो 70% किया है तो एग्जाम में 70% तो मार्क्स कम से कम आ ही जाएंगे ना। और 70% पर आपको पता है, देखो मैं केवल डेटा पर बात कर रहा हूं, रियलिटी पे बात कर रहा हूं। क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको, तो 70% अगर आप स्कोर करते हो तो सीरियसली 99 परसेंटाइल आते हैं। 99 एवरेज यही रहता है, एवरेज यही रहता है। बट हम जो बात करेंगे वो बहुत फैक्ट्स पर बात करेंगे। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये आ गए टाइप 2। अब आ गए टाइप 2। टाइप 2 पर टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस है टाइप 2 पर? 6 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। 1 2, देखिए आपको नोटिस क्या करना है, टाइप 2। अच्छा एक और चीज बताऊं, ये सब फर्स्ट ऑर्डर के ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा अलग अलग कैटेगराइज किया। इन सभी में एक ही फॉर्मूला लग रहा है फर्स्ट ऑर्डर का, केवल एक सिंगल फॉर्मूला लग रहा है। लेकिन ये 6 क्वेश्चंस अगर आप देखते जाओगे 2021, 2022, 2022, 2020, 2021 अगेन 2020, ये 6 क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट पर है। इन सब में पता है क्या कह रखा है? इन सभी क्वेश्चंस में आपको ये टी हाफ दे रखा होता है, या दे रखा होता है कि 50% रिएक्शन में इतना टाइम लगा, 70% रिएक्शन में इतना टाइम लगा। तो बताओ 90% रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा, 80% रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें टी हाफ दे रखा है, मतलब 50% रिएक्शन में कितना टाइम लगा है वो दे रखा है, और आपको बताना है कि 99.9% रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा। तो वापस से वही फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, लेकिन अब हमें टी निकालना है। तो उस फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले को आप ऐसे लिखो, 1/k ln A0/80। क्योंकि हमें टाइम निकालना है तो इसीलिए मैंने फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले को ऐसे लिख दिया। अगेन सबको पता ही है A0 इनिशियल कंसंट्रेशन, AT किसी टाइम t पर कंसंट्रेशन है। अब अगर मुझे 99.9% रिएक्शन होने पर कितना टाइम लगेगा वो निकालना है, तो जब भी कभी इस तरह की परसेंटेज की बात हो ना, जब भी कभी परसेंटेज की बात हो तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप 100 मान लो। मान लीजिए कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 है। अब बताओ जल्दी से, अब आंसर आपको देना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 99.9% रिएक्शन हो चुकी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने मानी 100, तो बताओ AT की वैल्यू क्या होगी? AT की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ। यहां पर AT की वैल्यू क्या लिखूंगा? 100 मोल्स, बिल्कुल सही, सही जा रहे हो। बट कुछ लोगों ने आंसर 0.1 लिखा और कुछ ने 0.01 लिखा है। 0.01, 100 मोल्स लिए हमने, तो 100 में से 99.9 रिएक्ट कर गए, तो बचा हुआ कितना है? 0.1, राइट। और दे क्या रखा हमें? 50% रिएक्शन में, यहां पर भी परसेंटेज लिख देता हूं। 50% रिएक्शन का टाइम दे रखा है, ये वैल्यू हमें दे रखी कितनी? 1 मिनट। तो 1/k ln 100, 50% रिएक्शन हो चुकी है, तो बचा हुआ कितना है? 50। दोनों का क्या ले लो? रेशियो ले लो। दोनों का अगर हम रेशियो लेते हैं तो t 99.9% अपॉन t 50% इक्वल्स टू, अगर k की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, चाहो तो इसको log बेस 10 में कन्वर्ट कर दो, तो 10 की पावर 3 अपॉन log 2
जिसे मैं 3 लिख सकता हूं, 3 log 10 और log 2 की वैल्यू 0.3, तो आंसर कितना आ गया 10। नियरेस्ट इंटीजर में है तो चलेगा ये। हाँ, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, बेस ई से बेस 10 में कन्वर्ट करना बहुत जगह आपको जरूरत पड़ेगी, बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ती है, जल्दबाजी में भूल जाते हैं। तो ये प्रॉपर कन्वर्जन हो, खैर रेशियो लेते वक्त कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दिया तो 2.303 वाली टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। अच्छा, किसी ने ये पूछा कि सर आपको कैसे पता चला कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर वैसे तो नहीं लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता दूं परसेंटेज वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो सब फर्स्ट ऑर्डर के होंगे। परसेंटेज वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि जीरो ऑर्डर हो या सेकंड ऑर्डर हो, इन पर कभी परसेंटेज वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें यूनिट गिवन होती है। तो यहां पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में तो लिखा होता है, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टी हाफ जो है 200 सेकेंड्स है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, टी हाफ दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर है। क्या पूछा गया? 80% रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा? 80% रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा? यहां क्या पूछा गया था? 99.9% रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा? है या नहीं? सेम सेम क्वेश्चन है, राइट। फर्दर आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर मैं नेक्स्ट इसी तरह का और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 90% रिएक्शन होने में जो टाइम लगता है वो टी हाफ से कितना टाइम है? वो टी हाफ से कितना टाइम है? तो फिर से आपसे क्या पूछा जा रहा है? टी 90% अपॉन टी 50%। आप सोचो, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन उसमें भी आपको यही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75% रिएक्शन होने में कितना टाइम लग रहा है? 90 मिनट्स। तो 60% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा? बस ये अलग अलग करते जाओ, कभी 30%, कभी 40%, कभी 70%। एग्जैक्टली हर एक की अप्रोच सेम है। क्वेश्चन नंबर 4, 60% रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा वो बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन फिर से आप देख सकते हो, 75% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है उसका रेशियो बताना है 50%। वैसे ये तो बहुतों को आई थिंक याद भी होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में जो टी 3/4 होता है विच इज 75% इज ट्वाइस ऑफ टी हाफ। तो इसमें तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, ये आई थिंक सबको पता होना चाहिए। ये केवल किसके लिए बात कर रहा हूं? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और ये भी एक और क्वेश्चन आ गया जहां पर अगेन आपको ये बताना है कि 67% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो टी हाफ का कितना टाइम्स होगा? टी हाफ का कितना टाइम्स होगा? राइट राइट। तो ये 6 क्वेश्चन एक ही जैसे हो गए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब आ गया टाइप 3 पर। ये अगेन ये भी फर्स्ट ऑर्डर का ही है, अभी भी ये फर्स्ट ऑर्डर ही है। टाइप 3 तो है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर ही है। यहां पर आपको के की वैल्यू बतानी है, सॉरी टाइम बताना है। टाइम बताना है कि बताइए 40% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा, और यहां पर हमें के की वैल्यू दे रखी है। अब टाइम का रेशियो नहीं निकालना है, के की वैल्यू दे रखी, तो टी कितना होगा वो बताना है। तो करना यहां पर भी कुछ नहीं है, के की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/3.3 हो जाएगा। बट इसको अब हम क्या करते हैं, बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2.303, के की वैल्यू 3.3 इंटू 10 की पावर -4 लॉग, मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, मैंने अभी कहा था आपको कि जब भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन आए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या मान लो? 100। तो यहां पर भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी मान लीजिए आप? 100। कितने परसेंट रिएक्शन हो चुकी है? 40%। बची हुई कंसेंट्रेशन क्या है? बची हुई कंसेंट्रेशन क्या है? 40% रिएक्ट कर चुका है, तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन 60। रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन 60। वेरी गुड वेरी गुड। पता है केवल आपको प्रॉब्लम कहां आएगी मैं आपको बता दूं, कैलकुलेशन में। अगर आपने कैलकुलेशन सही सही कर ली ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कैलकुलेशन को इंप्रूव करने की कोशिश करो। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप इस इंटेंशन से करो कि आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, क्योंकि मैं 100
मैं 100% श्योर हूं अगर आपने कैलकुलेशन सही की ना तो आपका क्वेश्चन सही होगा। गलत होने का मेन कारण ये आपका 99% आप अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आते हो और वो गलत करके आओगे ना तो मेनली कारण पता केवल क्या होगा, कैलकुलेशन सर गड़बड़ कर दी, एलएन और लॉग में गड़बड़ कर दी, एंटी लॉग लेने में गड़बड़ कर दी, ये थोड़ी यहां पर गड़बड़ कर सकते हो। अब जैसे इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन में कहीं लॉग की वैल्यू दे रखी होती है, कहीं लॉग की वैल्यूज नहीं दे रखी होती है। देखिए नियरेस्ट इंटीजर है तो लॉग के कुछ डेटा याद रखो, नियरेस्ट इंटीजर है तो लॉग की वैल्यू, लॉग 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.477, log 5 की वैल्यू 0.7। ये कुछ डेटा आप यूज कर सकते हो ताकि कैलकुलेशन, ये याद रखो क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, किसी क्वेश्चन में गिवन होती है, किसी क्वेश्चन में नहीं गिवन होती है। तो अगेन सेम क्वेश्चन, यहां पर भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 32% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 570 के निकालना है। यानी सारे क्वेश्चन, ये टाइप 3 वाले जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, इन सब में या तो के दे रखा होगा तो टी निकालना है, या टी दे रखा है तो के निकालना है। ये इन्हीं में से कोई ना कोई एक डेटा मिसिंग होगा, वो एक डेटा आपको फाइंड आउट करना है। तो 32% रिएक्शन, अच्छा बड़ा कभी कभी ध्यान रखना, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है। 32% रिएक्ट नहीं हुआ है, 32% लेफ्ट। बिल्कुल सही सुभाष ने किया कि सर 68% हो चुका है, तो ये जो टाइम है वो 68% है, ये 32 तो कुछ नहीं करना आपको, 1/570 ln 100/32% इज लेफ्ट। तो ये क्या होता है ना जल्दबाजी में, तो ये कभी कभी जेई मेंस वाले भी, जेई एडवांस टाइप है ना, गेम खेल जाते हैं बेटे खबर। बिल्कुल सिद्धेश्वर या बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, वेरी गुड, आप लोगों के कमेंट में देख रहा हूँ, बट अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। उसका कारण ये कि मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों का नहीं लूँ, आप लोगों के पास कम टाइम है, कम से कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैंने एक क्वेश्चन करवाया है, ये आप चाहो तो स्लाइड्स रोक सकते हो, अभी नहीं तो बाद में, थोड़ी देर के बाद में आप हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करोगे, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहां पर ऐड किए, कम से कम एक एक क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करोगे। जैसे टाइप 3 पर ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, हो सकता है ये भी मैंने करवा दिया, तो थर्ड क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है। अगर और थोड़ा सा आपके पास टाइम है तो फोर्थ क्वेश्चन भी आप सॉल्व करिए, कुछ नहीं वीडियो चलाइए, पॉज करिए, आंसर यहां लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर दिख रहा है आपको, कोई टेंशन नहीं, आपको कैलकुलेशन ढंग से करनी है, आपको यह देखना है कि क्या आपका यह आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो को, लेक्चर को देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन जरूर करने, कम से कम 11 क्वेश्चंस, हर एक कैटेगरी का एक क्वेश्चन जरूर करना है। तो अब ये एक साथ अगर आपसे को देखो, टाइप 3 के कितने क्वेश्चन है, टाइप 3 के टोटल 8 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन उसी तरह से है, कहीं कोई चेंज नहीं है। नाउ आगे बढ़ते हैं, यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दी गई, टी हाफ दे रखा है 3.33 आवर्स, टी भी दे रखा है 9 आवर्स। आपको यह बताना है फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज रिमेनिंग इज एफ। फ्रैक्शन रिमेनिंग मतलब क्या होता है, 80/A0। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन रिमेनिंग, बचा हुआ। इनिशियली ये था 100 में से 20 मोल बचे, तो कितना बचा हुआ है यार, 0.2। परसेंटेज रिमेनिंग 20%, तो परसेंटेज या फ्रैक्शन लगभग एक ही चीज है। परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन निकालना तो उसी को 100 से डिवाइड कर दो। तो यहां पर ये क्या है, एफ, यानी आपको यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट? करने वाले हो ना? टोटल 11 टाइप्स ही है बेटा, टोटल 11 टाइप्स ही है, तो ये आपको करना है। आगे मैं बढ़ रहा हूं, अब आ जाता हूं टाइप 4 पर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये टाइप 4 वाले बहुत आसान क्वेश्चन है। एक किसी की रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे रखी होती है, किसी और की रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस फाइंड आउट करनी है। इनफैक्ट आप सबको पता है कि अगर कोई सी भी दो रेट को अगर हमें रिलेट करना है तो उनको उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, dB/dt
dc अपॉन dt और dp अपॉन dt। अगर हमें इन सभी रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को रिलेट करना है तो इनको इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। यहां पर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2/3 डिवाइड करूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1/3। खत्म। इसी में से कोई ऑप्शन आपको देखना है, देख लीजिए। इस तरह से टोटल कितने क्वेश्चंस आए हैं, 5। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है N2O5 की 3, 30 मिनट्स में वो 3 से कितनी रह गई 2.75, तो चेंज कितने का हो गया 0.25 का, कितने टाइम में 30 मिनट्स में। ये किसकी कंसंट्रेशन में चेंज आया है, N2O5 की कंसंट्रेशन में चेंज आया है। तो ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 हो गई। लेकिन आपको किसकी रेट बतानी है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। अब NO2 के लिए बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, देखो किसी की भी रेट जो दे रखी होती है उससे अगर किसी और की रेट फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले जिसकी रेट दे रखी है उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से उसको डिवाइड कर दो, और फिर जिसकी रेट निकालनी है उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर N2O5 की रेट दे रखी थी तो इसीलिए मैंने उसको 2 से डिवाइड कर दिया। NO2 की रेट निकालनी है इसीलिए उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। खत्म। पहले इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप कि पहले क्या करो, किसी की भी रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस दे रखी तो उसको उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। और रेट ऑफ रिएक्शन से वापस रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस फाइंड आउट करना है तो उनको उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। नवीन गोस्वामी ने कुछ कमेंट लिखा है, चलो अच्छी बात है सर, थ्रू आउट यूट्यूब में ऐसा सेशन कहीं नहीं है। थैंक्स यार, क्योंकि एफर्ट्स तो लगी देखो मेरी भी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस को एक साथ क्लब करने में मुझे भी टाइम लगा, बट मुझे सीरियसली लग रहा है कि कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी, कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस को मैंने क्लब किया है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखते हो तो फायदा मिलेगा। जो सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जिन्होंने नहीं किया उनको भी लगेगा कि वो बहुत सारे PYQs कर चुके हैं। राइट, अब मैं आ जाता हूं, ये भी देखो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। आप देखिए यहां पर आपको Cr2 क्रोमियम सल्फेट की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे रखी है और निकालना क्या है, निकालना क्या है, इसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी जो डेटा दे रखा है 2.67, इसको किससे डिवाइड करोगे 2 से, और किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, आंसर। आप सोचो 30 सेकंड्स भी नहीं लग रहे हैं आपको, 30 सेकंड्स भी नहीं लग रहे हैं इसको सॉल्व करने में। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये थोड़ी लैंग्वेज इतनी इसकी अच्छी नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है क्वेश्चन को, तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या कर रहा हूं, बट क्वेश्चन बहुत आसान है। एक बार अटेम्प्ट करना, हो जाएगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी जिसका सही में कोई जरूरत नहीं है, और ये भी अगेन एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है जिसको थोड़ा मैथमेटिकली किया हुआ है। इसको log 2 लिख दो, ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। log बेस 10 2 लिख सकता हूं तो log वाली टर्म कंबाइन हो जाएगी, तो -dA अपॉन dt इक्वल्स टू log ये वाली टर्म, तो ये 2 dB अपॉन dt आ जाएगा। और अब आप इस 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दो तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पता चल जाएगा। आई थिंक ये शीट में भी है, बिल्कुल सही कहा, ये आपको शीट्स में भी मिल जाएगा, मॉड्यूल में, शीट्स में, ये क्वेश्चन हर जगह मिल जाएगा आपको। 4 टाइप के हो गए, 4 टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत आसान है साहब, बहुत आसान। इनसे आसान क्वेश्चन जेई में नहीं आ सकते हैं। कुछ नहीं करना होता है, 2 रिएक्टेंट होते हैं या कभी 3 रिएक्टेंट होते हैं, इनका आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। और मेरे को लगता है कि पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यार, यहां पर तो पेन भी नहीं उठाना है। यहां से यहां देखो तो NO की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, तो आई थिंक ये डेटा कितना हो गया, डबल हो गया। यानी इसको डबल करने पर ये भी डबल हो रहा है, इसका मतलब Cl2 का रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। Cl2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1, और अब यहां से यहां देखो तो ये कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है,
इसको डबल करने पर रेट कितने टाइम्स हो गई? 4 टाइम्स। कंसंट्रेशन को डबल करने पर अगर रेट 2 टाइम्स हो रही है तो ऑर्डर 1, कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट 4 टाइम्स हो रही है तो ऑर्डर 2, कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट 8 टाइम्स हो रही है तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो यहां पर इसको डबल करने पर ये 4 टाइम्स हो रही है तो ये ऑर्डर जो है यहां पर इसके रेस्पेक्ट में 2। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया? तो ऑर्डर टोटल कितना हो गया? 3। देखो या तो ऐसे करो, अगर लिख के कोई करना चाहता है तो भी मैं बता देता हूं, एक बार थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। हमें यहां पर P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO एंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू Cl2। तो यहां पर इनिशियली 0.18 K की वैल्यू दे रखी है, NO की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.1, Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1, इसकी पावर P, इसकी पावर Q। जब हमने Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो यहां 0.1 की जगह 0.2, इसकी पावर Q। रेशियो ले लीजिए, Q की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, एक बार P की वैल्यू, एक बार Q की वैल्यू। हो सकता है कभी आपको यहां पर K भी पूछ लिया जाए कि बताओ रेट कांस्टेंट कितना होगा, तो एक बार P और Q की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते। राइट बेटा, अभी बीच बीच में दूसरे कुछ कमेंट आ रहे हैं, मैं उन सबका रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी क्या होता है ना, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ठीक है, आपने लिख दिया, आपने जो भी कमेंट बॉक्स में लिखा उसका रिप्लाई मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, देन ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ये आपको करना है। आपको यहां पर फिर से क्या फाइंड आउट करना है? ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO। बहुत आसान क्वेश्चन है, 30 सेकेंड्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ये ध्यान रखो। 30 सेकेंड्स में प्रैक्टिस करना चाहते हो, ये एक और क्वेश्चन है, ये एक और क्वेश्चन है। यहां पर भी ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO। आप सोचो, NO NO NO, क्वेश्चन में रिएक्शन भी नहीं बदली है, रिएक्शन भी नहीं बदली। इसका ईयर मुझे नहीं दिख रहा, बट ये है JEE इसी, तो इसका ईयर कहीं चला गया होगा। ये 2021 का क्वेश्चन है, ये 2022 का क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन में आप देखो रिएक्शन भी वही आ रही है यार। आपको क्या करना, इससे आसान क्या हो सकता है? यहां पर फिर क्या पूछा है? फिर से वही चीज, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A और B। A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या, B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या, खत्म। हाँ या ना? समझ में आ रही मेरी बात? आप सोचो कितने क्वेश्चन कर चुके हैं आप अभी तक? 17 प्लस मैं अगर आपको बताऊं यहां पर, तो ये कुछ टोटल ये 10 क्वेश्चंस हैं यहां पर। ये सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, टाइप 5 पर टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। ये देख लीजिए, ये JEE मेंस जुलाई 2022 का क्वेश्चन है। यहां पर थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया, ऑर्डर दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है यहां पर दे रखा है कि x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और y के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है। तो ऑर्डर पता है तो आप ये वैल्यू बता दो साहब, ये वैल्यू आपको बतानी। अगर वैल्यूज पता है तो ऑर्डर बता सकते हैं, ऑर्डर पता है तो वैल्यूज बता सकते हैं। टोटल क्वेश्चंस देखिए आप, 6 7 8 नहीं 7 क्वेश्चंस टोटल 7 क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पर हैं। अभी आ रहा हूं, बाकी के 3 क्वेश्चन और बताता हूं। मैंने कहा था ना टोटल 10 क्वेश्चन है, हाँ, तो ये 7 क्वेश्चन में तो ये करना। अब बाकी के 3 क्वेश्चन जो है ना, वो केवल एक ही फॉर्मूले पर है, T½ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1, जहां पर ये अगेन आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है, अगेन आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। राइट क्या लगता है कि यही क्वेश्चन आएंगे? भाई क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हर बार आ रहे हैं, तो इस बार क्यों नहीं आएंगे? अब वो किसी के पेपर में आएंगे, किसी के पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं मैथमेटिक्स के हम स्टूडेंट्स हैं, 70% के पेपर में तो यही क्वेश्चन आएंगे। 70% के पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, यानी 10 में से आप जो 7 यहां बैठे हुए हो, सिंपल मैथमेटिक्स लगा रहा हूं, 70% के पेपर्स में यही क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर दो यार, 60% कर लो, क्या बुरा है? 60% में तो आएंगे ना। मैं और कम मान रहा हूं, नेगेटिव साइड में जा रहा हूं, पॉजिटिव साइड में जाऊं तो आप खुद सोच सकते हो क्या मान सकता हूं मैं, बट नेगेटिव डायरेक्शन में जाऊं तो भी ये हो सकता है। राइट तो आगे बढ़ रहा हूं,
ये तीनों क्वेश्चन इसी पर होंगे, तीनों क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। वैसे ये बहुत आसान है, और भी ज्यादा आसान है। प्रेशर हाफ करने पर टी हाफ आधा हो गया, प्रेशर आधा करने पर टी हाफ आधा हो गया। इसका मतलब टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल प्रेशर, और वो तभी होगा जब एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर एन की वैल्यू जीरो होगी तो ये ऊपर चला जाएगा, और ऐसा किस केस में होगा, जीरो ऑर्डर में होगा। तो जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन आ गया। और यहां पर अगर आप देखोगे तो टी हाफ जो है चेंज ही नहीं हो रहा, थोड़ा सा इन्होंने चेंज क्या किया, यहां पर 240 सेकंड, यहां पर 4 मिनट, बात तो वही है, 4 मिनट्स यानी 240 सेकंड। प्रेशर बदलने पर टी हाफ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, राइट। तो ये फर्स्ट ऑर्डर, और इसी तरह से ये भी आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज बताऊंगा, 3 क्वेश्चन आए हैं, आप एक चीज नोटिस करना, जीरो ऑर्डर, दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर, तीसरा क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर। तो ऐसा नहीं, जेई मेंस वाले भी थोड़ा बहुत तो देखते हैं कि पहले क्वेश्चन क्या आए हैं, अब क्या पूछना है। तो बहुत बार मैं कहता हूं कि वो क्वेश्चन दे देते हैं, बट कहीं कहीं वो नोटिस करते हैं कि यार अभी तक इस पर क्वेश्चन क्या आया है। तो एक बार जीरो ऑर्डर आंसर है, एक बार फर्स्ट ऑर्डर आंसर है, और एक बार सेकंड ऑर्डर है। तो सुभाष का कहना है कि सर अगली बार तो थर्ड ऑर्डर आएगा श्योर, मैं तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ूंगा, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन थर्ड ऑर्डर पे ही आना है। नहीं, 2022, ये भी 2022 का ही है, ये भी 20, और तीनों क्वेश्चन 2022 में आए हैं, राइट। मैं जो पढ़ाता हूं क्लास में नोट्स, वो इसी सीक्वेंस में है, इसी सीक्वेंस में ही मैंने किया। अब आ जाते हैं आरएनएस इक्वेशन पर। अब बाकी के जो सारे क्वेश्चन हैं वो किस पर है, आरएनएस इक्वेशन पर है। तो आरएनएस इक्वेशन सबको पता है, नहीं पता, देखो ये बहुत अच्छी तरह से करके जाना। K इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, जहां पर K क्या है, रेट कांस्टेंट, A क्या है, आरएनएस कांस्टेंट भी बोला जाता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोला जाता है, या फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोला जाता है इसको। E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, T क्या है, टेम्परेचर, R आप सबको पता ही है, R आप सबको पता है। तो अब यहां पर ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में ऑलरेडी आ चुका है, जेई मेंस में यही क्वेश्चन जेई एडवांस में सबसे पहले आया, फिर जेई मेंस वालों ने 2019 में पूछा है, और वापस से 2021 में फिर से पूछा है इन्होंने। ये यानी एक बार जेई एडवांस और 2 बार जेई मेंस में आ चुका है। के वर्सेस टी के कर्व की बात हो रही है, तो यहां से सीधा सीधा कह सकते हो यार, के जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो यहां पर ई की पावर माइनस है, तो रेट कांस्टेंट तो कम होगा। हाँ, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है। तो ये वाला कर्व सही है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। लेकिन हाँ, यहां पर कर्व किसके बीच में, डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम केल्विन वाला कर्व प्लॉट करेंगे तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। केल्विन वाला कर्व अगर आप प्लॉट करते हो तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और डिग्री सेल्सियस वाला करते हो तो ये थोड़ा ऊपर से होगा, क्योंकि फिर पीछे चला जाएगा। लेकिन यहां पर मैं आप सभी को एक चीज आपको बता दूं, इंफॉर्मेशन दे देता हूं। वैसे तो ऐसे ही बनाया जाता है, लेकिन ये जो के वर्सेस टी का कर्व है, ये ऐसे जाके फिर चेंज हो जाता है, एसिम्पटोट जिसे बोलते हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहां पर आता है। तो एग्जैक्ट कर्व की अगर मैं बात करूं तो ये एग्जैक्ट कर्व ऐसे जाएगा, बट क्वेश्चन में ज्यादातर इसी तरह से प्लॉट किया जाता है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे जब टेम्परेचर टेंड्स टू इंफिनिटी होगा ना, तो के की मैक्सिमम वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। के की मैक्सिमम वैल्यू ए से ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। शीट में भी है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस में ऑलरेडी आ चुका है, अगेन सेम क्वेश्चन। फर्दर ऐसे क्वेश्चन भी यहां पर आए जहां पर कुछ नहीं करना, बताना है कि किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये लॉग के वर्सेस 1/t का कर्व है, तो लॉग के या ln के इक्वल्स टू ln a, आरएनएस इक्वेशन की ही मैं बात कर रहा हूं, माइनस ई ए अपॉन आर 1/t।
अगर आप ln k वर्सेस 1/t, अब आप देखना इस पर कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन इस पर आए हैं। ln k वर्सेस 1/t कर्व की बात करोगे तो एक तो क्लियर है कि स्लोप नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा ही क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा, वो तो सभी का नेगेटिव है। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उसके लिए स्लोप भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका दिख रहा है, सी का। सबसे ज्यादा है सी का स्लोप दिख रहा है। फिर उसके बाद किसका दिख रहा है, ए का, फिर उसके बाद डी का, और फिर उसके बाद बी का। सी ए डी बी। सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा बेटा, अभी रुको। सेम क्वेश्चन अगेन, फिर से आपको एक्टिवेशन एनर्जी को कंपेयर करना। ये 2020 का क्वेश्चन है, ये भी 2020 का क्वेश्चन है, ये 2021 का है, ये 2019 का है। ऐसा नहीं कि किसी एक ही साल में वेरिएशन आ रहे हैं, वेरिएशन है, चांसेस बढ़ते हैं। इसका मतलब कि अगली बार भी इसी तरह के क्वेश्चंस आए, है ना, राइट। चलो आगे बढ़े फर्दर। अब कंपैरिजन वाले बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। या तो आप k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी से कंपेयर कर दो। ध्यान रखना यहां ये जो k लिखा जाता है ये बता रहा है कि टेम्परेचर केल्विन में है। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो माइनस ई ए अपॉन आर इक्वल्स टू नथिंग बट 26,000। 26,000 आर को इधर माइनस 26,000, थोड़ी सॉरी, माइनस माइनस कैंसिल, आर को इधर लेके जाओ, कैलकुलेशन कर लो। नहीं तो यहां पर ई ए की वैल्यू, अब आप देखिए कितने क्वेश्चन केवल इसी पर आए हैं, कितने क्वेश्चन इस पर आए हैं। फिर से कंपेयर करना है, लेकिन इस बार इक्वेशन किसके बीच में, एल एन के वर्सेस टी के बीच में। तो यहां पर हाँ, आर की वैल्यू बेटा अगर क्वेश्चन में जो दे रखी है या तो वो यूज करो, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो 8.314 जैसा भी मैंने लिखा था, एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर 1/t। कंपेयर कर लो। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये बेस 10 है या बेस ई। केमिस्ट्री का रूल है, एल एन लिखा हुआ है तो बेस ई, और लॉग लिखा हुआ है तो बेस 10। ये ध्यान रखना। तो अगर लॉग लिखा हुआ तो यहां एक और टर्म आएगी 2.303। अगर लॉग लिखा हुआ है तो एक और टर्म आएगी 2.303। तो वो आपको अच्छी तरह से देखना है, यहां पर वो अच्छी तरह से देखना है। समझ में आ गई मेरी बात। एक और क्वेश्चन हो गया। अब आप देखो लाइन से, ये एक और क्वेश्चन सेम है, कुछ भी नहीं करना है, फिर से कंपेयर करना है। क्या बताना है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी। इस क्वेश्चन में क्या बताना है, एक्टिवेशन एनर्जी। इस क्वेश्चन में भी क्या बताना था, एक्टिवेशन एनर्जी। तीसरा क्वेश्चन, फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी ग्राफ बनाया हुआ है, थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ गई ये। अब मैंने इसको भी अलग कर दिया, क्वेश्चन तो वैसे ही है, बट अभी क्या था, एक्सप्रेशन दे रखा था, अभी उस चीज को किस में पुट कर दिया, ग्राफ में। कर्व किसके बीच में प्लॉट किया हुआ है, एल एन के वर्सेज 10⁻³ तो एल एन के, थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व कर देता हूं ताकि और आसान हो जाए आप लोगों के लिए। ई ए अपॉन आर, सिंस यहां पर कर्व 10⁻³ है तो मतलब इस एक्सप्रेशन को 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। ये आपका हो गया y, ये आपका हो गया x। तो स्लोप कितना हो गया, माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 10⁻³। ये आपका हो गया स्लोप। और क्वेश्चन में स्लोप क्या है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। y में चेंज कितने का हो रहा है, 10 का। x में चेंज कितने का हो रहा है, 5 का। 10 डिवाइडेड बाय 5। ये माइनस क्यों आया वो भी समझा दूं मैं यहां पर। फाइनल वैल्यू y की 0 है, तो 0 माइनस 10 अपॉन 5 माइनस 0 -2 सॉल्व कर लो। कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर एक चीज ध्यान रखना, और
एक्टिवेशन एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद अगेन सेम क्वेश्चन है। यहां पर एल एन के वर्सेस 1/t का कर्व है, वाई एक्सिस पर 20, तो अब की बार स्लोप जो है वो 2 नहीं, स्लोप 4 हो गया। स्लोप की वैल्यू 2 नहीं, स्लोप की वैल्यू 4 हो गई, माइनस ई ए अपॉन आर इक्वस टू 4 -4, तो ई ए इक्वस टू 4r, और r की वैल्यू कैलोरी में दे रखी है 8। आंसर इस स्पीड से होने चाहिए। कम से कम आप ये इंश्योर कर लो कि यार इन क्वेश्चंस पर तो हमें बहुत स्पीड से करना है, ये तो आप इंश्योर कर सकते हो ना कि अगर ये क्वेश्चन आते तो आप फटाफट करोगे, फिर आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा यार। बाकी क्वेश्चन में अगर कोई एक दो क्वेश्चन नहीं देखे आते हैं, आप थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हो, लेकिन एक कॉन्फिडेंस से करोगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है ना वो जबरदस्त हो जाएगी। तो ये मैं आपसे करना चाहता हूं, आदत डालो इन क्वेश्चन की, इनको देखने की आदत डालो, दिमाग में ये फिट करो कि यार ये क्वेश्चन तो आने ही आने वाला है। तो एग्जाम में जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो देख के डर ना लगे, ये नहीं और यार ये क्या आ गया, अब कैसे करूंगा, ऐसा लगना चाहिए यार ये क्वेश्चन तो मुझे आते। कम से कम इन 11 क्वेश्चंस पर कॉन्फिडेंस लेके आ जाओ कि सर ये 11 टाइप के क्वेश्चंस तो मुझे बहुत अच्छी तरह से आते हैं, ये कॉन्फिडेंस आपको आ जाना चाहिए। तो देखिए मैं ये नहीं कहता कि आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन अगर हम सभी चैप्टर्स में करेंगे तो यार इतनी थोड़ी हमारी खराब किस्मत है कि जो आपने ये क्वेश्चन किए आपके पेपर में काइनेटिक्स में भी नहीं आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी नहीं आएगा, लिक्विड सॉल्यूशन में भी नहीं आएगा, एटॉमिक में भी नहीं आएगा। एक में तो आएगा यार, दो में तो आएगा, 70% में तो आएगा ही आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो अब ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये सारे क्वेश्चन फिर से देखिए, स्लोप दे रखा है, यहां डेटा नहीं दे रखे तो डायरेक्ट लिख दिया स्लोप इतना है। कैलकुलेशन यहां पर अच्छी खासी हो सकती है, कैलकुलेशन आप लोगों को देखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो थोड़ा थोड़ा चेंज है, वर्ड क्या यूज कर लिया, ग्रेडियंट। अरे ग्रेडियंट का मतलब ही स्लोप होता है, तो यहां पर तो एल एन के वर्सेज 1/RT का कर्व दे रखा है, तो इसका तो स्लोप किसके बराबर होगा, क्योंकि 1/RT का कर्व हो गया तो RT इधर चला गया, तो स्लोप किसके बराबर हो गया, माइनस ई ए, यानी माइनस ई ए इक्वस टू माइनस वाई प्लस। वैसे आंसर माइनस में तो आ ही नहीं सकता, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट ये कभी माइनस में हो ही नहीं सकती, तो ये आंसर तो वैसे ही खट जाएगा। गड़बड़ क्या हो सकती, जनता जल्दबाजी में ये आंसर मार्क कर दे, ये नहीं करना है। जल्दबाजी में ये नहीं होना चाहिए कि सर मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज ध्यान रखनी है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं। अगेन सेम क्वेश्चन है, एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ यहां पर फॉर्मूला ये यूज होगा, ध्यान रखना, एल एन के टू अपॉन के वन इक्वस टू ई ए अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। वैल्यूज पुट कर देता हूं एक बार इसमें। एल एन क्या दे रखा है हमें यहां पर, 527 डिग्री सेल्सियस पर, रेट कांस्टेंट की वैल्यू 1। वैसे इसकी यूनिट देख के बता सकते हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर है, जल्दी से बताना, ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर है। बताओ बताओ बताओ, ढंग से देखो, जीरो ऑर्डर नहीं है, मोल्स की पावर माइनस में आ रहा है आंसर, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का है। वैसे इस क्वेश्चन में उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर हो या सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि हमें तो यहां वैल्यूज पुट करनी है, बट जैसे ऐसे ही मैंने पूछ लिया कि ये ऑर्डर क्या है, राइट। तो यहां पर ये डिट कितना दे रखा है, 1, K1 की वैल्यू 2.5 इंटू 10 की पावर -4, ये हमें निकालना है, R की वैल्यू 8.314, और टेम्परेचर अगर हम यहां पर देखें तो ये टेम्परेचर हो जाता है 600 और ये हो जाता है यहां पर तो 600 माइनस यहां पर ये 800। ठीक है, अब अगेन कैलकुलेशन जरूर है, वो आपको अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, और इन्होंने यहां पर लॉग की वैल्यू भी नहीं दी है, कोई भरोसा नहीं है, देखो जेई मेंस, तो नियर बाय लॉग की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, आपको याद रखनी होगी, ताकि ये log 2 log 5 ये इससे काम हो जाता है।
नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन, क्या कहा जा रहा है कि 9 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर, मतलब टेम्परेचर T1 कितना है 300, T2 कितना है 309, तो रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है, मतलब K2 अपॉन K1 की वैल्यू 2 दे रखी है। निकालना क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। निकालना क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। उसी तरह से यहां पर भी टेम्परेचर जो है, उल्टा बोल रहा हूं मैं, 30 डिग्री से 40 डिग्री करने पर रेट इतने टाइम्स हो जाती है, यानी 40 डिग्री से 30 डिग्री करने पर रेट इतने टाइम्स कम हो रही है। फिर से T2 40 डिग्री, T1 30 डिग्री, कन्वर्ट कर लेना केल्विन में। टेम्परेचर कभी भी किसी भी फॉर्मूले में, थ्रू आउट दी फिजिकल केमिस्ट्री ये ध्यान रखना, टेम्परेचर कभी भी डिग्री सेल्सियस में पुट नहीं होता है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट होगा। तो इसको कन्वर्ट करना होगा 313 केल्विन, ये हो जाएगा 303 केल्विन। पुट कर दूं, क्या निकालना है, रेट कॉन्स्ट सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट का रेशियो दे रखा है। अब आप सोचो टोटल 10 क्वेश्चन जो है वो इसी पर बेस्ड है, 10 क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड हैं। समझ में आई मेरी बात? आगे बढ़ जाते हैं। टाइप 10 कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, बट यहां पर अब क्या करना है, 400 केल्विन पर रेट कांस्टेंट दे रखा है, 500 केल्विन पर रेट कांस्टेंट निकालना है। उसके लिए पहले आपको ग्राफ से एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो माइनस EA अपॉन आर इक्वल्स टू यहां से पहले एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी, उस एक्टिवेशन एनर्जी को पुट करो तो आंसर आ जाए, और कैलकुलेशन आसान है। फिर से ये वैल्यू आपको पता है, ln K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन R 1 अपॉन 400 माइनस 1 अपॉन 500। ये वैल्यू दे रखी है, इसको अगर आप बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हो तो 2.303 हो जाएगा। उससे कैलकुलेशन आसान है, कर राइट। तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब आप देखिए सेम क्वेश्चन है, क्या करना है, किसी T1 टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट दे रखा है, T2 पर निकालना है, 400 पर रेट कांस्टेंट दे रखा है, 500 पर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी टेम्परेचर एट विच रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 10 की पावर -4। किस टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट 10 की पावर -4 हो जाएगा। 500 केल्विन पर रेट कांस्टेंट दे रखा है, 500 केल्विन का रेट कांस्टेंट दे रखा है, वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जिस पर रेट कांस्टेंट 10 की पावर -4 हो जाएगा। 700 केल्विन का रेट कांस्टेंट दे रखा है, 600 केल्विन का रेट कांस्टेंट निकालना है। तीसरा क्वेश्चन अगेन सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, 300 केल्विन का रेट कांस्टेंट दे रखा है, 200 केल्विन का रेट कांस्टेंट निकालना है। आप सोचो अगर इतने सारे क्वेश्चन इसी तरह से आ रहे हैं तो क्या अब हमारे मार्क्स नहीं आ सकते? मार्क्स आ सकते हैं सीरियसली, उनके भी जिन्होंने अभी तक बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं किया, अटेंशन पे नहीं किया, उनके लिए भी मैं कहूँगा कि हाँ केवल इन क्वेश्चंस को भी करोगे तो चांसेस अच्छे खासे बनते हैं, अच्छे खासे चांसेस बनते हैं कि हाँ एग्जाम में इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आ जाए जो कि आप सॉल्व कर सको। तो वैसे आजकल आप देखते हो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती कि 1 घंटे में 90 परसेंटाइल, 1 घंटे में 50% मार्क्स आ जाएंगे। देखो वो तो मैं कोई गारंटी के साथ तो नहीं कहता हूँ, बट अगर आप इन 11 क्वेश्चंस को करते हो तो चांसेस जो है वो मुझे लगता है, अगर इस तरह के ये 11 क्वेश्चंस आप ढंग से कर लो तो चांसेस हैं। वो चांसेस कितने हैं वो मुझे नहीं पता, बट कुछ तो चांसेस हैं, राइट। एंड लास्ट आ रहा हूं मैं, लास्ट टाइप पर आ रहा हूं, कैटलिस्ट वाले। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। क्या किया यहां पर, 700 केल्विन टेम्परेचर था, 500 कर दिया। कैटलिस्ट यूज करने पर हम सबको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। अगर कैटलिस्ट यूज करने पर एक्टिवेशन एनर्जी ये x से कम हो जाती, तो यहां पर जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या कहा जा रहा है, इफ द रेट रिमेन्स अनचेंज्ड,
रेट अनचेंज्ड है, मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू वही है, तो k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट अगर मैं बात करूं तो ई ए अपॉन 700 केल्विन टेम्परेचर इंटू आर इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस, एक्टिवेशन एनर्जी अब x से कम हो गई लेकिन टेम्परेचर 500 आर, टेम्परेचर 500 केल्विन, और कहा जा रहा है कि रेट चेंज नहीं हुई है, यानी दो चेंज एक साथ किए, टेम्परेचर भी और कैटलिस्ट भी, ए वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ई ए अपॉन 700 आर इक्वल्स टू ई ए माइनस एक्स अपॉन 500 आर, आर से आर कैंसिल। किसके लिए सॉल्व किया जा सकता है? ई ए के लिए x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू कितनी है 30 किलो जूल, x पुट कर दो तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। राइट, गॉट इट। ये क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, हर एक कैटेगरी का कम से कम एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है। वीडियो देखते जाइए, जहां पर लगे नई कैटेगरी आ गई, एक एक क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, आपको दूसरा क्वेश्चन खुद करना है। यहां पर भी कैटेलाइज्ड और अनकैटेलाइज्ड ई की पावर एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर कैटलिस्ट यूज करने पर जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसका अगर बिना कैटलिस्ट वाले के केस के साथ कंपेयर किया जाए तो ये रेशियो आता है ई की पावर एक्स बाय आर टी। ये के डैश क्या है जब आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, के क्या है जब आपने कैटलिस्ट यूज नहीं किया है, उन दोनों के रेट कांस्टेंट का रेशियो क्या है, ई की पावर एक्स बाय आर टी, जहां पर एक्स क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी कम हो रही है, दिस एक्स इज चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी। डायरेक्ट याद रखो कि अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी इतनी कम हुई तो ये ई की पावर एक्स बाय आर टी, इसके बराबर आप कर सकते हो उस चीज को। देन अगेन ये भी सेम क्वेश्चन है, तो फाइनली यस आपको पता है 1 घंटा हुआ है, इट इज आई थिंक टाइम इज 12:29, 57 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, हाँ या ना? क्या 57 क्वेश्चंस हमने किए हैं या नहीं किए विद इन 1 आवर? बताइए। लेकिन अब आपको और क्या करना है, अब आपको और क्या करना है, जिसमें 57 मिनट्स में से इनिशियली 10-15 मिनट्स तो मैं इधर उधर की बातें कर रहा था, तो टाइम जो आपको लगा वो 57 ही 45 से 50 मिनट्स लगे हैं। अगर मैं इधर उधर की बातें निकाल दूं बीच बीच में से तो और कम टाइम लगेगा यार। अब आपको क्या करना है कि हर एक कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन खुद को सॉल्व करना है, और कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ हर एक कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन कर चुके हैं, एग्जाम में अगर आता है तो हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या सही में आपको लगता है कि सर नहीं आपका लेक्चर भी वैसे ही है, या थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, या बहुत अलग है जो बाकी जगह पर आपने लेक्चर्स देखे हैं? अब इस पॉइंट पर डिस्कशन कर सकते हैं। सही सही लिखना, देखो चढ़ाने के हिसाब से मत लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ता, चढ़ाने के हिसाब से मत। अगर सही में लगा है कि नहीं सर कुछ अलग सा था, कुछ फायदा हमारा हो रहा है, तो हम और आगे बढ़ेंगे, कुछ और करेंगे, जो तुम्हें सही सही लग रहा है। 57 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आप लोगों को विद इन 1 आवर, 57 क्वेश्चंस। अच्छा थोड़ा बहुत अलग है या बहुत ज्यादा अलग है? हैं? हाँ मैं इतनी देर से देख रहा था किसी ने BMW के बारे में कोई बात नहीं की। अब थोड़े कमेंट आने लगे हैं भाई, आने लगे हैं। तो मतलब बाकी चैप्टर्स के लिए भी करें ये सब, बाकी चैप्टर्स के लिए भी देखना चाहोगे? हाँ या ना में कुछ जवाब दे दो, बाकी चैप्टर्स का भी चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो चलो चलो, तो जरूर। तो अभी मैं देखता हूँ नेक्स्ट टारगेट जो मैं लूंगा, आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स का मैं लूंगा धीरे धीरे, और जैसे सीक्वेंस में आएगा। नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है वो थर्मोडायनेमिक्स का होगा, फिर उसके बाद
और सीक्वेंस में हम करते जाएंगे। अच्छा, साथ में ये भी बता दूं, बहुत कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, जो ऑलरेडी अपनी कक्षा पर स्टूडेंट्स थे जो कि ड्रॉपर में थे, उनका भी मैंने अपना एक रिवीजन प्लान अलग से दिया है। उसकी क्लास अलग से चलेगी बेटा, चिंता मत करो। वो जो रिवीजन प्लान दिया है उसकी क्लास अलग से चलेगी। आज 4:30 पर वो क्लास है। जो मैंने आप लोगों को रिवीजन प्लान दिया वो ड्रॉपर के लिए भी था, और वही रिवीजन प्लान जो है वो 12th के लिए भी था। तो वो प्लान इससे बिल्कुल अलग है, वो मिक्सअप मत करना। उसमें हम जो मैंने आपको मटेरियल दिया है वो डिस्कस करेंगे, उसमें जो भी आपके डाउट्स है वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें आज थर्मो का डिस्कशन होगा, 4:30 पर वो क्लास है, वो बिल्कुल अलग है। फिर उसके अलावा एक और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, देखो 11th वाली जो मेरी फिजिकल केमिस्ट्री क्लास थी, देखो उसका कोर्स हो चुका है पूरा। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स जो है आप सबको पता है, थर्मोडायनेमिक्स हम 12th में पढ़ते हैं। तो एक दो लेक्चर मैंने लिए थे बोर्ड के हिसाब से, लेकिन अभी आपका क्या है, फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स नहीं हुआ है। तो फिजिक्स में अगर थर्मोडायनेमिक्स नहीं हुआ तो मुझे हर एक टर्म को समझाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो एक बार अगर वो फिजिक्स में थोड़ा सा अच्छी तरह से हो जाएगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज कोर्स हमारा 11th का जो सिलेबस है देखो बेटा वो कंप्लीट है, इसीलिए क्लासेस जो है 11th की मैंने रोक दी थी। इनफैक्ट हमने आयनिक किया है, जबकि आयनिक भी मैंने आप लोगों को कहा था कि हम 12th में फिर से करेंगे। तो उस क्वेश्चन का भी मैंने आपको आंसर दे दिया, ठीक है। तो ये सारे सेशंस तो जो भी जेई दे रहा है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो अटेंड कर सकते हैं, बट साथ में रिवीजन भी करते रहिए। तो आज इवनिंग में भी जो क्लास होगी वो आप करिए। उसमें मैंने जो आपको रिवीजन प्लान दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप पर, उसका प्लान दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा, आप उस पर जाके देख सकते हो। प्रैक्टिस के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, वो अलग से दे रखा है, एक स्केड्यूल दे रखा है, तो वो आप फॉलो करते रहिए। ये एक अलग प्लान है जो यूट्यूब पर चलेगा, वो एक अलग प्लान है जो चलता रहेगा। तो दोनों चीजें हैं, जैसा अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अपने कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट जो भी चाहते हो वो जरूर लिखें। अगर कुछ और एक्सपेक्टेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मेरे तक वो बात पहुंचेगी तो उन्हें पूरी करने की कोशिश करेंगे। बट वही चीज़ करूंगा जो मुझे लगता है सही में यूजफुल है, वही चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में।